शुरुआत सिस्टम की लापरवाही पर सावधान करने वाली खबर के साथ दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। रोहिणी इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से युवक की मौत हो गई, लेकिन सबसे शर्मनाक ये रहा कि सिस्टम में सुधार करने की बजाय हमारे नेता मौत पर पॉलिटिक्स करने लगे। दिल्ली में इन दिनों प्रशासन की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर एक शख्स की जान जाने का मामला भी सुर्खियों में बना हुआ था कि रोहिणी सेक्टर 32 के पास खुले मैनहोल में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। रात में करीब 8 बजे के आसपास घर लौटते समय युवक अपना संतुलन खो बैठा और सड़क पर खुले सीवर में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद बिरजू का शव बरामद कर मौत की पुष्टि की गई। हालांकि घटना के बाद सीवर के होल को बंद कर दिया गया है, लेकिन युवक की मौत गटर पॉलिटिक्स में बदल गई है, जहां पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। कम से कम हम लोगों को 2-3 साल दो कि हम दिल्ली को इन सारी समस्याओं से मुक्त कर सकें। और सरकार को इसका पूर्ण रूप से जिन संस्थाएं हैं, इसी है या जो भी नगर निकाय हैं, निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दिल्ली में आपको रहना है तो अपनी जान की रक्षा खुद कीजिए। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में एक साथ 3 शव मिलने की घटना ने सभी को चौंका दिया था। अब तक ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच रहस्य बना हुआ था, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए एक आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये है वो आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन, जिसने तीनों लोगों को धन वर्षा का लालच दिया और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि घटना से पहले तीनों की कमरुद्दीन से लगातार बातचीत हो रही थी। तीनों घटना वाले दिन गाजियाबाद के लोनी गए थे। जब वे दिल्ली लौट रहे थे तब कार में एक और व्यक्ति मौजूद था। जांच में पुष्टि हुई है कि वो व्यक्ति तांत्रिक कमरुद्दीन था, जो लोनी से कार में बैठा था। कमरुद्दीन ने तीनों को धनवर्षा के लिए विशेष पूजा कराने का झांसा दिया। उसने उनसे 2 लाख रुपए कैश, शराब और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करने को कहा। घटना वाले दिन आरोपी ने जहर मिले लड्डू तैयार किए और लोनी से दिल्ली तक कार में उनके साथ आया। रास्ते में उनसे पूजा के नाम पर उन्हें शराब, कोल्ड ड्रिंक और जहर मिले लड्डू खिलाए। लड्डू और ड्रिंक पीने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी कैश लेकर फरार हो गया। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार का हेलीकॉप्टर हादसा क्या एक साजिश थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीपी शरद गुट के नेता और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने इस हादसे पर शक जताते हुए इसे 100% साजिश करार दिया है। मुंबई के बाद दिल्ली में रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया है कि ये अजित पवार का विमान हादसा एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। रोहित ने हादसे को लेकर कई सवाल सामने रखे हैं। रोहित ने पूछा कि अचानक दोनों पायलटों को क्यों बदला गया, जानबूझकर रनवे 11 पर उतारने की कोशिश क्यों हुई, कम विजिबिलिटी पर विमान लैंड क्यों कराया, खराब बैकग्राउंड के बावजूद पायलट कपूर को क्यों भेजा, क्या वो एयरक्राफ्ट 16 साल पुराना था। प्लेन का भी होता है, एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का। बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। रोहित पवार ने कहा कि 2023 में मुंबई में इस तरह का विमान हादसे का शिकार हुआ था। 2 साल में इस हादसे को लेकर कोई जांच नहीं हुई। वैसे ही इस हादसे की जांच धीमे तरीके से चल रही है। मुंबई के कोस्टल रोड पर सफर अब सिर्फ तेज नहीं, सुरमई भी होगा। मुंबई की सड़कें अब सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि धुन के साथ सफर कराएंगी, जिसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां सड़कें भी संगीत सुनाती। कोस्टल रोड पर बनाई गई ये मेलोडी लेन खास इंजीनियरिंग तकनीक पर आधारित है। सड़क के सतह पर बनाए गए ग्रूव्स पर जब वाहनों के टायर गुजरेंगे तो टायरों की आवाज धुन में बदल जाएगी। एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। मेलोडी रोड की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 560 मीटर पहले विशेष साइन बोर्ड लगाया गया है। सड़क बनाने में 6.21 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2007 में जापान में शुरू हुई इस तकनीक को अब मुंबई में अपनाया गया है। कोस्टल रोड पर ये नवाचार न सिर्फ सफर को खास बनाएगा बल्कि ड्राइवरों को तय स्पीड बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करेगा। यूपी के संभल में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर वसूली का खेल चल रहा था, जिसे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अजीम के आधार सेंटर पर योगी ने स्ट्राइक का ताला लटका दिया। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ मिलकर अजीम के सेंटर पर छापा मारा। करीब 4 घंटे कार्रवाई चली। जांच में सामने आया कि मोहम्मद अजीम का ये केंद्र बिना जरूरी कागजात के चल रहा था। मौके पर रिकॉर्ड चेक किए गए तो धांधली के आरोप भी सामने आए। जिस काम का 125 रुपए फिक्स है गवर्नमेंट द्वारा,
उसमें इनके द्वारा 250 रुपये लिया जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा, लगभग दुगुना रेट लिया जा रहा है। प्रशासन ने केंद्र की यूसीएल और ई डिस्ट्रिक्ट दोनों आईडी निलंबित कर दी, साथ ही जांच के निर्देश दे दिए गए। यानी साफ है, सरकारी सेवाओं के नाम पर वसूली वालों के खिलाफ योगी का हंटर चलना तय है। अब पुलिस जांच कर रही है कि ऐसे और कितने केंद्रों पर इसी तरह का खेल चल रहा है। दिल्ली में 5 स्टार होटल में कमरे का एक दिन का किराया कितना होगा? 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए? अगर आपने यही अंदाजा लगाया है तो आप गलत हैं। इस वक्त अगर आप दिल्ली के 5 स्टार होटल में कमरा बुक करते हैं तो उसके लिए लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी कीमत 35 लाख रुपए पहुंच गई है। ये सारा मामला जुड़ा है दिल्ली में होने वाले AI समिट से। इसमें हिस्सा लेने दुनिया भर के दिग्गज बिजनेसमैन और टेक कंपनियों के CEO आ रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में ये समिट चलेगा। इस इवेंट के लिए दुनिया भर से 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यही वजह है कि दिल्ली के लग्जरी होटलों का किराया आसमान छू रहा है। नई दिल्ली के ताज पैलेस में रूम समिट के दौरान 27.55 लाख रुपए प्रति रात में उपलब्ध है। इसमें करीब 5 लाख रुपए टैक्स जोड़ने के बाद कुल बिल लगभग 32 लाख रुपए हो जाता है। वहीं लीला पैलेस में महाराजा स्वीट्स रूम का किराया 6.9 लाख रुपए है। वहीं दी ओबरॉय में लग्जरी स्वीट्स में एक रात की बुकिंग 5.5 लाख रुपए की हो रही है। तो डेफिनेटली डिमांड जो है रूम्स की बढ़ गई है। अब आपको मालूम ही है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा। समिट के दौरान जितने में कमरा बुक हो रहा है, इतने पैसे में तो एक कार खरीदी जा सकती है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद अब एक्टर रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट मिला है और सलमान खान के करीबी को करोड़ों की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसके बाद सवाल है कि आखिर बॉलीवुड में खौफ कौन फैला रहा है? क्या बॉलीवुड पर मंडरा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का साया? क्योंकि बॉलीवुड में एक बार फिर दहशत का माहौल है। रणवीर सिंह को विश्नोई गैंग की तरफ से उनके मैनेजर को एक बाकायदा वॉइस नोट भेजा गया, धमकी दी गई, जिसमें जो है उनसे बड़ा अमाउंट मांगा गया, जिसके बाद बाकायदा एक शिकायत की गई। उस शिकायत के बाद रणवीर सिंह को पुलिस सुरक्षा दी गई। यानी रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद उनकी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के एक करीबी से भी ईमेल के जरिए करोड़ों की डिमांड की है। भेजने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया, लेकिन देवा भाऊ ने गैंगस्टरों को चेतावनी दे दी है। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां कब तक इस खौफ की जड़ तक पहुंचती है। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसी के साथ कुछ मौलानाओं को मिर्ची लग गई है। उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। वंदे मातरम 2 शब्द लेकिन अर्थ में पूरा राष्ट्र। लेकिन जैसे ही इसे गाने की बात आती है, कुछ लोगों की देशभक्ति अचानक कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। सरकार का आदेश आया कि वंदे मातरम के 6 अंतरे गाने होंगे और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में जारी होगा। आपत्ति करने वालों की फौज मैदान में उतर आई। हुकूमत दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए वंदे मातरम लाजिम करना चाहती है, तो ये संविधान के विरुद्ध है। अब जिन लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई, आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते हैं। देश की मिट्टी को नमन करने वाले शब्द आज कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन गए हैं। तो वंदे मातरम जिसने लिखा था, उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था, ये हिंदुस्तानियों के लिए लिखा था। किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कुछ कहने के लिए। सवाल ये कि जो वंदे मातरम आजादी की लड़ाई में राष्ट्र की आवाज था, वो आज कुछ खास लोगों को क्यों चुभता है? संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया। अब केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। दरअसल सदन में राहुल गांधी पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जब हम शुरुआत करते हैं, इस दौरान बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी अमेरिका से डील को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे और देश को बेचने का आरोप लगाया। Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने करारा प्रहार किया। आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई नहीं दे सकते। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर अब सरकार भी एक्शन मोड पर दिख रही है।
केंद्र लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 9 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 27 के मिशन में जुटी योगी सरकार ने इस बजट में निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खासा फोकस किया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रखा गया है। यूपी सरकार का ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट को 2027 में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस बजट का सार समझे तो 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। छात्राओं को 400 करोड़ से स्कूटी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,297 करोड़ आवंटित है। इसके अलावा AI मिशन की शुरुआत, 5 रनवे वाला नोएडा एयरपोर्ट, 2,815 मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य है। वहीं प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए का अनुमान है। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश। वहीं इस बजट को अखिलेश यादव ने सरकार की विदाई वाला बजट बताया है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें सभी वर्गों पर खास फोकस किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति की धुरी एक बार फिर बाबरी के इर्द गिर्द घूम रही है। हुमायूं कबीर की बाबरी वाली चाल ने जहां टीएमसी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। दरअसल हुमायूं कबीर बाबरी वाले चुनावी जुर्म से पश्चिम बंगाल में किंग मेकर बनने का ख्वाब संजोए हैं। इसी कड़ी में आज बाबरी की आधारशिला रख दी और खुद ही बाबरी पर कयामत बुला ली। क्योंकि योगी अब अपने सियासी विसात के जरिए हुमायूं के मंसूबों पर पानी फेरने वाले हैं। और ये बातें हम कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। इस बात का सबूत आपको 2 साल के अंदर होने वाले चुनावी परिणाम में नजर आ गया होगा। योगी ने जहां जहां प्रचार प्रसार किया, वहीं बीजेपी ने बम्पर बढ़ोतरी के साथ जीत की पटकथा लिखी है। शुरुआत हरियाणा से हुई, जहां योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। नतीजा हरियाणा में हिंदुत्व का एकजुट होना और बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। वैसे ही महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जहां जहां योगी ने प्रचार किया, मानो बीजेपी की जीत निश्चित होती चली गई। और इसी क्रम में अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल है, जहां चुनाव प्रचार से पहले ही योगी ने ट्रेलर दिखा दिया है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। और हुमायूं कबीर जो बाबरी पर अपनी सियासी रोटी पका रहे हैं, चुनावी आंच में योगी अब उसकी रोटी को जला देंगे।